बालाजी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली बार की तरह आज के हमारे वीडियो का विषय भी गुलिक ही है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि आप कैसे पता लगाएं कि आपकी जन्म कुंडली में गुलिक कहाँ है, कितने डिग्री का है, किस नवमांश में है। यह एक्यूरेटली पता लगाने का तरीका हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलिक के फलों के बारे में। जब हम यह जान लेते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में गुलिक इस राशि में है, इस भाव में है, इस नवमांश में है, इतने डिग्री का है, तो हमारी दूसरी जिज्ञासा यही होती है कि अब इस गुलिक के क्या फल मिलेंगे हमें। तो इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गुलिक किस राशि में है, कितने डिग्री का है, यह आपने देख लिया। उसके बाद आप यह देखें कि यह किस भाव मध्य के नजदीक है, यानी भाव मध्य की जो डिग्री है, जिस भाव मध्य के नजदीक होगा, जिस भाव मध्य के आसपास होगा गुलिक, उसी भाव का फल करेगा। ऐसा हो सकता है कि गुलिक लग्न कुंडली में आपको चौथे भाव में दिख रहा हो, लेकिन जब आप सम विभाजन भाव चलित देखें तो उसमें आप देखें कि गुलिक तीसरे भाव में है, और डिग्री वाइज यदि वह तीसरे भाव के नजदीक होगा तो वह पूरा फल तीसरे भाव का ही करेगा। तो यह बातें हमने भाव चलित के ऊपर जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी बताई हैं। तो यह ग्रहों के ऊपर भी लागू है, उपग्रहों के ऊपर भी लागू है। तो गुलिक किस भाव का फल करेगा यह आप जानने के लिए भाव चलित जरूर देख लें, और गुलिक की डिग्री और भाव मध्य की डिग्री भी देख लें। जिस भाव मध्य की डिग्री के नजदीक होगा उसका फल गुलिक करेगा। तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान में रखें। अब देखिए, यह कहा गया है कि गुलिक जिस ग्रह की राशि में हो, जिस ग्रह के नवमांश में हो, वे ग्रह भी अशुभ फलदायक हो जाते हैं। और यदि वे ग्रह अन्य कारणों से भी अशुभ फलदायक हुए, कमजोर हुए, तो वे ग्रह मारक भी सिद्ध हो जाते हैं, यानी बहुत ही खराब फल देने वाले सिद्ध हो जाते हैं। अब इस बात को हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। एक कुंडली का उदाहरण लेके आपको बताएंगे कि किस तरह से यह बात होती है। अब देखिए, यह जो जन्म पत्री है, इनकी जन्म तारीख है 17 अक्टूबर 1955, 17 अक्टूबर 1955, शाम के 5:30 बजे, 5:30 PM, और जन्म स्थान है पूना। अब इनकी जन्म पत्र में आप देखिए कि शनि जो है वह उच्च राशि के अंदर है और अष्टम भाव में है। तो प्रायः यह मान्यता है कि शनि यदि अष्टम में होता है तो वह लंबी उम्र देता है, और यदि शनि उच्च का होता है तो यह फल और भी बढ़ जाते हैं, लंबी उम्र होगी, यह और भी निश्चित हो जाता है। और यह आयु स्थान में बैठा हुआ उच्च राशि का शनि लंबी उम्र देगा, ऐसा प्रायः लोग सोच सकते हैं। लेकिन यह जिनकी जन्म कुंडली है, यह 31 साल की उम्र में ही स्वर्ग सिधार गई, इनका देहांत हो गया। ये एक महिला की कुंडली है। तो देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या कि जब इनके शनि की महादशा चल रही थी और उसमें मंगल की अंतर्दशा आई तो इनका देहांत हो गया। अब आप इनकी कुंडली का अगर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका जो शनि है वह गुलिक अधिष्ठित राशि का मालिक है, यानी गुलिक जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी शनि है, और गुलिक जिस नवमांश में है उस नवमांश का स्वामी मंगल है। तो जब शनि की महादशा आई और मंगल की अंतर्दशा आई तो इनके भयंकर रोग हुआ, और उस रोग के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, केवल इसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह भी कही गई है शास्त्र में कि शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा रोग कारक होती है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। तो दोनों ही जो महादशा अंतर्दशा के स्वामी हैं वे क्रूर ग्रह, पाप ग्रह हैं, तो वह कष्टदायक समय होता है। अब यह जब जन्म कुंडली आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शनि जो है वह इस कुंडली में 12वें घर का स्वामी भी है, और 12वां घर जो है शरीर का नाश करता है, शरीर के लिए अशुभ होता है, और 11th हाउस का लॉर्ड भी है, 11वें घर का स्वामी भी है। तो 11वें घर का स्वामी जो है वह पाराशर के नियमों से विंशोत्तरी दशा में पापी माना गया है।
अब वह शनि अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव कोई शुभ भाव नहीं है, और उसके साथ में छठे घर का स्वामी सूर्य भी है और आठवें घर का स्वामी शुक्र भी है। तो 6, 8, 12 यह जो खराब घर बताए गए हैं, इन तीनों का संबंध शनि से है। अब ऐसे शनि की महादशा चल रही थी और मंगल की अंतर्दशा, तो मंगल इस कुंडली में दूसरे घर का स्वामी होने से मारक है। हालांकि यह भाग्य का स्वामी होने से शुभ भी है, लेकिन द्वितीयेश होने से इसमें मारक प्रभाव भी है। और यह मारक भाव 7th हाउस में, सप्तम भाव में भी बैठा है, इसके कारण से वह मारक प्रभाव और बढ़ गया। और 7वें घर का स्वामी बुध, वह भी मंगल के साथ में ही है, यानी मंगल जो है वह मार्केश के साथ में भी है, इस कारण से उसका मारक प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। तो इस कारण से शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा मारक रही, और उस प्रभाव को कई कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गुलिक ने, क्योंकि गुलिक शनि की राशि में बैठा है और मंगल के नवमांश में बैठा है। और ऐसा आप अनेक ग्रंथों में पढ़ेंगे, शास्त्रीय ग्रंथों में, कि गुलिक जिस ग्रह की राशि में हो, जिस ग्रह के नवमांश में हो, वे ग्रह यदि अन्य कारणों से मारक होते हों या कमजोर होते हों, तो उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा बहुत ही अशुभ होती है, खराब होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि गुलिक जिस ग्रह की राशि में हो, जिस ग्रह के नवमांश में हो, वह ग्रह जिस भाव में बैठे उस भाव को भी बिगाड़ता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि वह ग्रह अन्य कारणों से भी खराब होना चाहिए, निर्बल होना चाहिए, तब उस भाव को बहुत ज्यादा बिगाड़ेगा। गुलिक यदि लग्न में हो और साथ में कई पाप ग्रह भी साथ में हो, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कई तरह के शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं। गुलिक किसी भाव में उस भाव के कारक के साथ में हो, तो उस भाव को बहुत ही बिगाड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, चौथे भाव का कारक चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा के साथ में गुलिक चौथे भाव में हो, तो मानसिक सुख शांति के लिए, माता के लिए बहुत ही खराब होता है। और यदि गुलिक 9वें भाव में सूर्य के साथ में हो, तो पिता के लिए बहुत ही खराब होता है। इसी तरह से यदि बुध के साथ चौथे भाव में हो, तो एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत खराब होता है। इसी तरह अन्य ग्रहों के बारे में भी समझें, लेकिन इसमें एक अपवाद है। ऐसा कहा गया है कि गुलिक यदि अष्टम भाव में शनि के साथ में हो, तो आयु के लिए खराब नहीं है। जिस राशि में गुलिक बैठा हो, उस राशि का स्वामी यदि गुलिक को देख रहा हो, तो वह गुलिक उस भाव को नहीं बिगाड़ता है, ऐसा भी कहा गया है। गुलिक के साथ केतु जिस भाव में बैठा हो, उस भाव को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ता है। देखिए, यदि गुलिक अकेला किसी भाव में है, तो उस भाव को कम बिगाड़ेगा, लेकिन यदि पाप ग्रहों के साथ किसी भाव में है, तो उस भाव को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ता है। यदि शुभ ग्रह के साथ गुलिक किसी भाव में है, तो वह उस शुभ ग्रह को बिगाड़ता है। यानी मान लीजिए कि बृहस्पति के साथ में गुलिक है, तो यहां बृहस्पति में पापत्व आ जाएगा, बृहस्पति में दोष आ जाएंगे। तो बृहस्पति का संबंध जो है वह धर्म से है, वह ज्ञान से है, विवेक से है, तो उनमें बहुत कमी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, पाखंडी हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि गुलिक यदि सूर्य के साथ हो, तो पिता से, चंद्रमा के साथ हो तो माता से, मंगल के साथ हो तो भाइयों से सुख में कमी कर देता है। क्योंकि ये ग्रह इनके कारक हैं। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाइयों का कारक है। तो जिन ग्रहों के साथ होगा, उनके कारकत्व में, उनके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। और ऐसा कहा गया है कि यदि बुध के साथ में गुलिक हो, तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वह सही काम नहीं करती है, यानी उसे मस्तिष्क से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गुरु के साथ गुलिक होने से ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुरूपिया होता है, यानी दिखावे करने वाला होता है, अधार्मिक होता है, धोखेबाज होता है। शुक्र के साथ गुलिक होने से ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है और गलत स्त्रियों से उसके संबंध हो सकते हैं। शनि के साथ गुलिक होने से ऐसे व्यक्ति को लंबे चलने वाले रोग, दीर्घकालीन रोग जो है वह होने की संभावना रहती है, त्वचा रोगों की संभावना रहती है। और राहु के साथ यदि गुलिक है, तो ऐसे व्यक्ति को विष के कारण से आघात, शरीर में बनने वाले विष के कारण से भी पीड़ा, या बाहर से
विष उसके शरीर में चला जाए, उसके कारण से पीड़ा, ऐसी संभावना होती है। और यदि केतु के साथ में गुलिक है तो ऐसे व्यक्ति को आग से, बिजली से खतरा रहता है। मंगल के साथ गुलिक हो तो यदि वह मंगल मांगलिक दोष बना रहा हो तो ऐसा मांगलिक दोष बहुत ही खतरनाक हो जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शनि का जो भाग होता है वही गुलिक काल होता है। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म हो और उस समय गुलिक काल चल रहा हो और साथ में और दोष भी हो उस दिन, कि जैसे उस दिन अमावस्या हो या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो या ग्रहण का दिन हो या सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा हो यानी सूर्य संक्रांति हो, सर्प शीर्ष का दिन हो। सर्प शीर्ष का अर्थ है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों अनुराधा नक्षत्र के तीसरे या चौथे चरण में होते हैं, तो वह दिन शार्प शीर्ष का दिन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा यदि अनुराधा नक्षत्र के तीसरे या चौथे चरण में होंगे तो ये वृश्चिक राशि में होंगे, और वृश्चिक राशि में जो है चंद्रमा नीच का होता है और सूर्य चंद्रमा साथ में होने से अमावस्या भी होगी, तो यहां चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर पड़ जाएगा। और तीसरा और चौथा चरण ही क्यों लिया गया? क्योंकि अनुराधा के यदि तीसरे चरण में सूर्य चंद्रमा होंगे तो नवमांश में सूर्य नीच राशि में चला जाएगा, और यदि चौथे चरण में होंगे तो चंद्रमा भी नवमांश में नीच राशि में चला जाएगा। तो इस कारण से यह जो दिन है यह बहुत ही खराब माना गया है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा प्रधान ग्रह हैं, वे यदि कमजोर पड़ जाएंगे तो निश्चित ही यह खराब माना गया है। इसे सर्प शीर्ष बोलते हैं, सांप के फन के समान विष वाला योग। तो इस दिन जन्म हो और साथ में गुलिक काल भी हो, यानी पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इतने समय से इतने समय तक यह शनि का भाग होगा, तो वह शनि का भाग ही गुलिक काल कहलाता है, जो मुहूर्त वगैरह में आप लोग यूज करते ही होंगे। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म गुलिक काल में होता है तो उसका गुलिक जो है वह या तो लग्न में होगा या 12वें घर में होगा। तो यह लग्न में गुलिक होना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है, और 12वें भाव में गुलिक होना भी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है। और फिर मान लीजिए कि उस दिन में यह जो मैंने नाम लिए इन तरह के कोई अशुभ योग हों तो फिर वह और भी ज्यादा खराब हो जाता है। उस दिन यदि क्रांति साम्य हुआ, क्रांति साम्य का अर्थ है कि सूर्य और चंद्रमा की क्रांति एक ही हो जाए, तो उसे क्रांति साम्य बोलते हैं, तो वह दिन भी शुभ नहीं माना जाता। और मान लीजिए कि यह क्रांति साम्य आप कैसे देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के अयनांश युक्त डिग्री, यानी सायन सूर्य और सायन चंद्रमा, इनकी डिग्रीज को जब आप जोड़ेंगे और वह जोड़ यदि 180 आ जाता है या 360 आ जाता है, 180 या 360 आ जाता है, तो वह दिन सूर्य चंद्रमा का क्रांति साम्य होता है। इसे महापात भी बोलते हैं। यह दिन भी शुभ नहीं माना गया। तो वह दिन हो और साथ में गुलिक काल भी हो, या यमघंट काल हो, गुलिक काल भी हो और यमघंट काल भी चल रहा हो, उस समय किसी का जन्म हो जाए, या फिर वैनाशिक नक्षत्र हो उस दिन। वैनाशिक नक्षत्र के बारे में हम आपको विस्तार से किसी वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है वैनाशिक नक्षत्र। और मान लीजिए कि विष घटी में जन्म हो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। और माता पिता का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो, या भाई बहन का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो, या जिस लग्न में हुआ हो, उसी में ही जन्म होना भी अशुभ माना जाता है। तो यह अशुभ जन्म है। यह जन्म भी हो, यानी इन समयों में जन्म हो और साथ में गुलिक काल भी हो, और आप पाएंगे कि गुलिक काल में प्राय गुलिक जो है 100% केसेस में लग्न में या 12th हाउस में, 12वें घर में ही होगा। तो ऐसा होने पर जन्म कुंडली के जो बहुत अच्छे अच्छे योग हैं वो भी फल देने वाले नहीं रहते। मोटा मोटी अगर आप इस पर ध्यान नहीं दें और आप खाली कुंडली देखें तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे योग हैं किसी कुंडली में। गजकेसरी योग है, सूर्य उच्च का है, भाग्येश और केंद्रेश का परिवर्तन योग है, राजयोग है, तो वे सब योग धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि यह जो योग है यह इतना प्रभावशाली हो जाता है। प्राय बहुत से लोग जो हैं इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि कौन सी तिथि में जन्म हुआ है, कौन से योग में जन्म हुआ है, कौन से करण में जन्म हुआ है। यह बहुत सी बातें हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए,
क्योंकि ये बातें जो बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं कुंडली में, उनका फल नहीं देने देती। और कई बार लोग सोचते हैं कि जन्म कुंडली इतनी अच्छी है, इतने अच्छे योग हैं, फिर भी इतने बुरे फल क्यों मिल रहे हैं। अब आपको उदाहरण के लिए एक कुंडली दिखाता हूं। इनका जन्म जो है 6 मई 1982, 6 मई 1982, 6 मई 1982 का इनका जन्म है। और दिन में 11:30 यानी 11:30 AM इनका टाइम, बर्थ टाइम है। और जन्म स्थान है काठमांडू, नेपाल। तो इनकी जन्म कुंडली आप देखिए कि इनकी जन्म कुंडली में कर्क लग्न है और लग्न का स्वामी चंद्रमा दिक्वली होकर केंद्र में बैठा है और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठा है। और इस चंद्रमा में पक्ष बल भी खूब है क्योंकि यह सूर्य से 7वें स्थान पर है। तो इसमें चंद्रमा में पक्ष बल बहुत है, यह खूब बलवान चंद्रमा है। तो लग्नेश बहुत बलवान है। और दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ चतुर्थेश का और भाग्येश का परिवर्तन योग है। यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ में। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग है। केंद्रेश त्रिकोणेश का संबंध है, इसे बहुत अच्छा फल देने वाला बताया है। और यहाँ पर शुक्र उच्च राशि में है और सूर्य उच्च राशि में है। और आप देखेंगे कि तीसरे, छठे, 11वें में क्रूर ग्रह अच्छे फल देने वाले बताए जाते हैं। तो यहाँ तीसरे घर में मंगल और शनि क्रूर ग्रह हैं और छठे घर में केतु है। तो मोटा मोटी देखने से यह जन्म कुंडली बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इनका गुलिक जो है वह 12वें भाव में है और इनका गुलिक काल में ही जन्म हुआ। और उस दिन जो है वह क्रांति साम्य था, यानी सूर्य और चंद्रमा की क्रांति जो है वह एक ही थी। यानी सायन सूर्य और सायन चंद्रमा की डिग्री जब हम जोड़ते हैं तो वह 360 या 180 इनमें से कोई आएगी। तो वह आप देखें। तो इस वजह से इस जन्म कुंडली के जो बहुत अच्छे अच्छे योग हैं वह सब फेल हो गए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। विष घटी में जन्म हो और फिर गुलिक काल भी हो, तो यह सब अगर स्थितियां बन जाती है तो निश्चित ही बहुत से अच्छे अच्छे योगों पर पानी फिर जाता है। गुलिक के बारे में बहुत बहुत सी बातें अभी बाकी हैं जिन पे हम आगे आने वाले टाइम में वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अभी नया वर्ष आने वाला है, सन 2019। तो बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा है कि हमारा यह नया साल कैसा रहेगा। तो अब हम यह गुलिक की सीरीज को एक बार स्टॉप करेंगे और किस राशि के लिए यह 2019 कैसा रहेगा इस पर हम वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद में फिर हम वापस जो गुलिक के बारे में बहुत सी बातें बाकी रह गई हैं उन पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसकी तुरंत सूचना आप लोगों को मिल जाया करेगी। और अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो बहुत ही खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।